Good morning, students. Today we are going to continue with lesson number 2 of history, part number 5, and this is the last part of the chapter. So let's begin. So in the previous video, we have talked about a strategy of a Britishers, which was a subsidiary alliance to annex the different states of India. So here in this video, we'll talk about the another strategy, that is the doctrine of lapse. This doctrine of lapse was started by the Governor General Lord Dalhousie. He introduced this system to annex the states of India. According to this, if the ruler of any dependent state died without a legitimate heir to the throne, then his state would directly be annexed or lapse to the British Empire. इस पॉलिसी के अंदर क्या था, ब्रिटिश डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर, कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसका रूलर मर जाता है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, कोई भी उसे आगे रूल करने वाला नहीं है, तो वो स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। जैसे कि किंग में हेरिडिटरी चलता था, तो अगर उसका कोई भी बेटा नहीं है तो वो स्टेट जो है वो ब्रिटिशर्स की हो जाएगी। अगर किसी किंग का अडॉप्टेड सन है तो उस सन को उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो वो यूज़ कर सकता है, लेकिन उसका रॉयल स्टेटस जो है वो यूज़ करने की परमिशन नहीं थी। इस डॉक्ट्राइन लैब्स के थ्रू ब्रिटिशर्स ने सतारा, जैतपुर, सबलपुर, भगतपुर और उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसी जगहों पे भी कब्जा करा था। इसके अलावा उन्होंने जो स्टेट थी ओध, उन्होंने उस पर भी कब्जा किया था, वहाँ के लोगों को ये रियलाइज़ करा के कि आपके जो रूलर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आपका वेलफेयर नहीं कर रहे हैं, और अगर ये स्टेट हमारे पास आ जाएगी तो हम आपका वेलफेयर कर पाएंगे। ये लोगों को जता के उन्होंने एहसास दिला के उन्होंने ओध पे भी कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक इज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिशर्स। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सबसे पहले हमने ड्यूअल सिस्टम के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियोस में, जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था। तो इस सिस्टम को वॉरेन हास्टिंग ने 1772 में अबॉलिश कर दिया, हटा दिया, और ब्रिटिशर्स ने अपनी 3 मेन प्रेसिडेंसीज बनाई थी। प्रेसिडेंसीज का मतलब है 3 मेन उनकी जगहें थी जहाँ पे उनका रूल था और जहाँ पे उनका कंट्रोल था। तो उन्होंने बॉम्बे, बंगाल और मद्रास 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल था वो सुप्रीम हेड था, इन जगहों को हेड करता था। ठीक है, इन तीनों जगहों पे जो हेड था वो जनरल था, और इन तीनों जगहों को तीनों जगहों का जो रूल करने वाला हेड है वो जनरल है। लेकिन जब गवर्नर जनरल जो था वो सुप्रीम हेड हुआ करता था। वो कौन था आगे, वो अब आगे पढ़ोगे आप। उसके बाद जो स्टेट थी, जो प्रोविंस थी, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया था डिस्ट्रिक्ट में। दैट मीन्स स्टेट का हेड कौन है? गवर्नर। ठीक है, स्टेट का हेड गवर्नर है, और स्टेट को उन्होंने डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होगा? कलेक्टर। कलेक्टर का काम होगा अपनी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना, और साथ ही साथ जितने भी वेरियस टैक्सेस हैं उनको कलेक्ट करता था वो। और ये सब वो किसकी हेल्प से करता था? जो लोकल दरोगाज होते थे, या जज होते थे, या पुलिस ऑफिसर्स होते थे, उनकी हेल्प से वो ये सारे काम करा करता था। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉसेस होने लगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, उन्होंने एक और लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के अंदर क्या आया, इस एक्ट के क्या फीचर्स थे? द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। ये जो गवर्नर जनरल बंगाल का होगा वो गवर्नर जनरल किसका बन जाएगा? इंडिया का बन जाएगा। उसके बाद उस गवर्नर जनरल को गाइड करने के लिए उसके साथ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और वो उसको हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, और उनको 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको असाइन करे गए। इसके अलावा जो भी डिसीजंस अगर कोई लेने हैं तो वो वोटिंग के बेस पे होगा। मतलब गवर्नर कोई भी अपने डिसीजन बिना काउंसिल्स की सहमति से नहीं ले सकता, उनका वोटिंग ज़रूरी होगा। और इसके अलावा कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि उनको लॉ फ्रेमिंग में और ये सारी चीज़ों में उनको हेल्प मिल सके, तो जस्टिफिकेशन हो पाए, तो उन्होंने उसके लिए ये सेटअप किया था। नेक्स्ट क्या है, डी मेरिट्स ऑफ द एक्ट। अब इन्हों ये एक्ट तो लागू हो गया, लेकिन और इस एक्ट को सुनकर हमें ये भी लग रहा होगा कि गवर्नर जनरल के पास बहुत पावर भी होंगी, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो इस एक्ट में डाला गया था, लेकिन वो चीज़ बाद में लागू हुई थी। इस एक्ट के डी मेरिट्स क्या थे? द गवर्नर जनरल had the upper hand in all the decision, but
could not exercise his control over his council. वो हर चीज़ में उसकी पावर थी, लेकिन काउंसिल से बिना पूछे वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था। अगर कोई भी काउंसिल के लोग तैयार नहीं हैं तो वो कोई भी डिसीजन को अप्लाई नहीं कर सकता था। इसके अलावा विद द सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्टर्ड द इंग्लिश लॉ एंड द अदर कोर्ट्स ऑफ जजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लॉ। अब सुप्रीम कोर्ट तो बाद में बनाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट अपने इंग्लिश लॉज के अकॉर्डिंग डिसीजन देता था, अपने अपने लॉज बताता था, लेकिन जो उसके काउंसिल्स थे और जो बाकी के जो कोर्ट थे वो अपने एग्जिस्टिंग लॉज के हिसाब से डिसीजन बोलते थे। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा था, क्लैशेस चल रहे थे और ढंग से चीज़ें जो थी वो वेल फंक्शनिंग तरीके से नहीं हो पा रही थी। थर्ड वाज द जनरल कुड नॉट एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर द अदर प्रेसिडेंसीज। अब इसको समझने के लिए आप ये दो पिक्चर्स देखिए। इसके अंदर क्या था, मैंने आपको बताया था कि 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन सब का एक एक गवर्नर था जो इनको हेड करता था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर तीनों जगहों में था, उसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और ये कहा गया कि वो जो बाकी की प्रेसिडेंसीज हैं, मद्रास और बॉम्बे, ये दोनों का उनके सबॉर्डिनेट होंगे और ये दोनों इनको रिपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ इसको असिस्ट करने के लिए इन्होंने 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाए थे। तो ये चीज़ें हुई थी। लेकिन थर्ड डीमेरिट में हमने ये बात पढ़ी कि ये जो इनके लिए प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी। किसी किसी चीज़ों में ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का रजामंदी लेते थे, उनसे परमिशन लेते थे, कभी कभी वो नहीं लेते थे, उनकी बिना परमिशन के ही काम करते थे। तो ये उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी कि हमें किस चीज़ में उनको पूछना है, किस चीज़ में हमें उनसे नहीं पूछना है, किन चीज़ों में हम उनके अंडर आते हैं, किन चीज़ों में हम अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। जिस वजह से क्या हुआ, गवर्नर जो जनरल जो था वो अपना प्रॉपर तरीके से कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा था और क्लैशेस हो रहे थे। तो ये सारे डीमेरिट्स को ध्यान में रखते हुए एक और एक्ट पास किया गया, दैट वाज द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो कि ये जो सारे डीमेरिट्स थे इनको दूर करने के लिए पास किया गया। इसके अंदर क्या कहा गया, सबसे पहले तो जो काउंसिल्स थे उनकी 4 नंबरिंग थी, 4 को कम करके इन्होंने 3 कर दिया। और साथ ही साथ ये बोला गया कि जो मद्रास और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उन वो पूरी की तरीके से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट होंगे, उनके अंडर आएंगे, सारा काम उन्हीं से पूछ के किया जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इन्होंने लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल ग्रुप जो था वो इस्टेब्लिश किया, जो कि 6 लोगों का था, जो कि यहाँ के सारे अफेयर्स को, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स, कंपनी के, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करते थे। तो ये भी उन्होंने किया ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उनसे रेफ़र कर सकें। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट डीमेरिट्स को हटाने के लिए लागू हुआ था। इसके बाद क्या आया, इसके बाद कुछ चार्टर एक्ट्स आए थे। मैंने आपको सबसे पहले चार्टर एक्ट पढ़ाया था, जिसके अंदर ये था कि क्वीन एलिजाबेथ ने वो पास किया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी मोनोपोली ट्रेड पर रहेगी। उसका मतलब था कि कोई भी ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकेगी। लेकिन अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत थी वो ख़राब हो रही थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उसके लिए क्या हुआ, कुछ और चार्टर एक्ट पास हुए थे। तो सबसे पहला जो था दैट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके अंदर क्या था, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल था वो अपने जो डिसीज़न है, जो काउंसिल्स के डिसीज़न है, उनको ओवरराइड कर सकता था, दैट मीन्स उन्हें कैंसिल कर सकता था। ज़रूरी नहीं है उसे काउंसिल्स के सारे डिसीज़न को मानना पड़े। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, इस एक्ट के अंदर ये भी था कि वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था, ताकि अगर काउंसिल्स नहीं है तो उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट गाइड कर सके। और तीसरा, जो कंपनी जो थी, उनके जो मेंबर्स थे उनको अब इंडियन रेवेन्यू से पैसा मिलने लगा, दैट मीन्स पहले पैसा बाहर उनकी अपनी कंट्री से आता था, उन्हें सैलरी मिलती थी, लेकिन अब जो इंडियन रेवेन्यू से जो इंडिया के लोग जो टैक्सेस पे करते थे उससे उनको सैलरी मिलने लगी। सेकेंड इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगला क्या था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके अंदर क्या हुआ, अब जो कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, जो सबसे पहले चार्टर एक्ट में आई थी, जो एलिजाबेथ ने पास किया था, अब वो ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ कि कोई भी और ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आके ट्रेड कर सकती है, क्योंकि कंपनी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और ब्रिटिशर्स को इस बात का डर था कि ये ना हो कि हमें नुकसान हो जाए। तो उन्होंने और भी कंपनीज को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे दी। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेड कर रही थी चाइना के साथ, और टी ट्रेड कर रही थी, जैसे चाय में जो चाय थी उस प्रोडक्ट का ट्रेड कर रही थी। इन दो चीज़ों में उनकी अभी भी मोनोपोली थी।
इसके अलावा इस चार्टर एक्ट के अंदर ये भी हुआ कि 1 लाख रुपीज़ जो है वो एनुअली स्पेंड किए जाएंगे इंडियंस की एजुकेशन के लिए और उनकी साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट करने के लिए, जिसके पीछे भी ब्रिटिशर्स का अपना ही मोटिव था। इसके बाद नेक्स्ट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके अंदर क्या हुआ, कंपनी ने अब अपनी मोनोपोली जो थी, चाइना के जो उनकी मोनोपोली थी 1813 में, जो चार्टर एक्ट में उनकी जो एक मोनोपोली थी जो चाइना के साथ जो बची थी, वो भी 1833 के चार्टर एक्ट में ख़त्म हो गई। अब कंपनी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी केवल एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए, और कोई काम नहीं था, वो ट्रेड नहीं कर सकती थी। अब उनका काम था केवल इंडिया को एडमिनिस्टर करना, अलग अलग स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास जो थे वो पूरी तरीके से गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थे, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। उसके बाद जैसे हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट में कि जो 4 काउंसिल्स थे उनमें से चौथा काउंसिल को हटा दिया था और 3 ही बचे थे, लेकिन इस एक्ट के अंदर वो 4th मेंबर भी इंक्लूड कर दिया गया था और उसको लॉ मेंबर के नाम से बोला गया। दैट इज़ वो कंपनी को लीगल डिसीजंस में हेल्प करेगा, गवर्नर जनरल को लीगल एडवाइस भी दे सकता है। इसके बाद एक चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लास्ट एक्ट था। इसके अंदर वो जो 4th मेंबर था जिसे लॉ मेंबर कहा गया, उसे पूरा तरीके से फुल फ्लेज मेंबर बना दिया काउंसिल का। इसके अलावा गवर्नर जनरल पे ये भी राइट था कि वो अपनी मर्जी से 2 या 2 से ज़्यादा काउंसिल्स को अपॉइंट कर सकता है अगर उसे ज़रूरत लगती है। इसके अलावा एक ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाया गया था इंडिया में, जिसके अंदर कुछ इंडियंस भी इंक्लूड थे, और इनका काम था सारी चीज़ों को देखना, लॉ को बनाना। और 2 बॉडीज़ डिवाइड कर दी गई थी, लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग, और एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएगी। तो ये जो चीज़ें थी वो बनी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी था ही। उसके बाद था जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था उस टाइम पे, 3 पॉइंट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है दीवानी अदालत। आपने सुना होगा हमारे जैसे इंडिया में भी इस टाइम पे है, सिविल कोर्ट होते हैं और क्रिमिनल कोर्ट होते हैं। सिविल केसेस अलग होते हैं, क्रिमिनल केसेस अलग होते हैं। क्रिमिनल सारे आपके क्राइम केसेस हो गए, मर्डर हो गया और इस तरीके की चीज़ें हो गई, और जो आपके सिविल केसेस होते हैं वो फ्रॉड के केसेस हैं या करप्शन है, इस तरीके के केसेस को सिविल केसेस के अंदर आते हैं, और क्रिमिनल पूरे क्राइम वाले हो गए। तो से जो दीवानी अदालत जो थी वो इस्टेब्लिश करी गई थी। दीवानी अदालत का मतलब था जितने भी सिविल केसेस हैं वो इसके अंदर आएंगे, और इसको प्रिसाइड कौन करता था, मतलब इसका हेड कौन होता था, कौन देखता था इसको, कलेक्टर। हिंदू और मुस्लिम के जो लॉज थे वो अप्लाई किए गए, हिंदू के लॉ अलग होते थे और मुस्लिम के लॉज अलग होते थे। उसके बाद सेकंड वाज द फौजीदारी अदालत, जो क्रिमिनल कोर्ट था, इसके अंदर क्रिमिनल केसेस आते थे। इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द इंडियन ऑफिसर्स। इंडियन ऑफिसर्स जो थे कंपनी के वो होते थे, और साथ ही साथ उनको असिस्टेंस मिलती थी काजीज और मुफ्ती से। काजीज और मुफ्तीज़ जो हैं वो इस्लामिक में इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंग वो लीगल अथॉरिटी उनके पास जज को बोलते हैं, तो वो जो थे उनको असिस्ट करते थे इन सारी चीज़ों में। इसके बाद 1833 में एक लॉ कमीशन भी बनाया गया था, अपॉइंट किया गया था, टू गिव द कोडिफाई इंडियंस लॉ एंड इंडियन पेनल कोड वाज कंपाइल्ड, द आइडियल वाज द वन लॉ फॉर द ऑल। एक लॉ कमीशन भी बनाया गया और इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, दैट इज़ ये डिसाइड किया, दैट इज़ द वन लॉ फॉर ऑल, कि सब लोगों के लिए एक ही लॉ होगा, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अलग अलग लॉ नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट वॉज द आर्मी। इसके बाद आर्मी क्या था, इट वॉज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिशर्स टू, अब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपनी एक एफिशिएंट और आर्मी बनाए, क्योंकि उन्हें बाहर की कंट्री से भी खतरा था और साथ ही साथ उन्हें इंटरनल खतरा भी था कि इंडिया में कोई स्टेट उन पर अटैक ना कर दे, तो उन्होंने उसके लिए उनको आर्मी की ज़रूरत थी। उन आर्मी में उनके पास कौन होता था, इंडियन सोल्जर्स होते थे और सिपॉइज़ होते थे। देखिए सिपॉइज़ भी इंडियन सोल्जर्स ही होते हैं, इंडियंस ही होते हैं, लेकिन वो ब्रिटिशर्स की आर्मी में होते हैं। इंडियन सोल्जर्स इज़ पर्टिकुलरली विद जो इंडियन के हिसाब से इंडिया के बिहाफ पे लड़ रहे हैं, और जो आपके सिपॉइज़ हैं वो इंडियन सोल्जर्स ही होते थे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ब्रिटिशर्स की मिलिट्री, ब्रिटिशर्स की आर्मी में ही होते थे। तो इंडियन सोल्जर्स और सिपॉइज़ दोनों को उन्होंने मिलाया अपनी आर्मी में। आर्मी की जो हाईएस्ट रैंक होती थी वो केवल ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। इसके अलावा जो आपकी जो इंडियंस के लिए हाईएस्ट रैंक थी वो केवल सूबेदार तक थी, वो भी एक मिलिट्री की रैंक होती है, वहीं तक ब्रिटिश इंडियंस को मिल सकती थी रैंक, उससे ऊपर नहीं। उसके बाद उन सबको यूरोपियन मेथड्स में ट्रेन किया जाता था। लास्ट वन इज द पुलिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने एक पुलिस फोर्स जो सिस्टम था वो इंडिया में स्टार्ट किया गया था।
फ्रॉम 1792 एवरी डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ थाना, हर एक डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने थाना में डिवाइड किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था, अब डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड हो गया, थाना में। हर एक थाना का हेड कौन होगा, दरोगा होगा। ही वॉज असिस्टेड बाय द पुलिसमैन, दरोगा को असिस्ट कौन करेंगे, पुलिसमैन असिस्ट करेंगे, और वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे। दरोगा यूजुअली जो था वो इंडियन ही हुआ करता था। दरोगा वॉज अंडर द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, जो दरोगा है वो किसके अंदर होगा, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट के अंदर होगा, जो कि एक ब्रिटिशर होता था। तो आप देख रहे हो कि जो हेड है मेन वो ब्रिटिशर्स है, और उनके नीचे जो अथॉरिटीज़ दे रहे हैं वो इंडियंस को दे रहे हैं। उसके बाद चौकीदार होता था जो कि विलेज को लुक आफ्टर करता था। अब जो पुलिस थी, जो वो ऑफन क्या करते थे, कई बार वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते थे, मतलब लोगों को टॉर्चर करके, मार के, अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठा के। लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर सैलरीज एंड एब्सेंस ऑफ फैसिलिटीज़ इन कंपैरिजन विद द ब्रिटिशर्स वन द मेन रीज़न फॉर दिस कंडक्ट ऑफ पुलिस। अब ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको, एक तो उनके पास एजुकेशन नहीं थी, सैलरी उनको मिलती नहीं थी प्रॉपर तरीके से, और जो फैसिलिटीज़ ब्रिटिशर्स को थी वो उनको नहीं मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे, जो उनका ये एक, जो इंडियंस थे उनका ये रीज़न था इस कंडक्ट ऑफ पुलिस एक्ट, इस बिहेवियर का उनका ये रीज़न था, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिशर्स के अंडर अभी भी थे, काम ज़रूर कर रहे थे लेकिन उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी जितनी ब्रिटिशर्स को मिलती थी। तो ये सारे रीजंस था कि वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इस तरीके की चीज़ें करने लगे थे, कोई और पर्पस उनका इसके पीछे नहीं था। सो ये एक तरीका था, एक चीज़ें थी ब्रिटिशर्स की, जिस तरीके से वो धीरे धीरे करके इंडियन स्टेट्स पे कब्जा करते जा रहे थे। सो दिस वाज योर लेसन नंबर 2, एंड हियर वी आर डन with this lesson. Thank you.